चल देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का, संधारित्र और धारिता का। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है, और चैप्टर भी बोल सकते हो। ये अलग है टॉपिक है पूरा, पोटेंशियल अलग है और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या है पूरा अलग है। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे सेकंड चैप्टर में ही पूरा क्या है, कंबाइन है पोटेंशियल के साथ ही। ठीक है, तो चलो पहले इसको पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ पहले टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि जब इनके बारे में बात हो तो समझ में आए अच्छे से, क्लियर। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कंडक्टर किसको बोलते हैं, यानी कि चालक, है ना? कंडक्टर जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे मैटर हैं जिनमें से क्या होता है, यानी मैटर यानी ये एक प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिसमें से चार्ज जो होता है, यानी कि आवेश, या फिर आप ये बोल सकते हो कि करंट जो होता है, यानी कि धारा जो होती है, वो क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। लो, यहाँ मैं फ्लो करवा रहा हूँ, वहाँ लाइट गोल होगी। ठीक है, क्लियर ना? तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा पदार्थ होता है, चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से करंट यानी चार्ज, या आप करंट दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा तभी करंट आता है ना? तो चार्ज या करंट जो होता है वो क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब जरा ये बताओ कि जो कंडक्टर में ये जो चार्ज या करंट फ्लो हो रहे हैं, या ये बोला जाता है जो करंट फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब जो कंडक्टर होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो कंडक्टर होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जरा ये बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं? एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी, जैसे मान लो कोई भी मैटर है, पदार्थ है, ठीक है ना? तो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक। अभी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। ठीक है ना? जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा है करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टर जो होते हैं, चालक, ये यहाँ पे चालक पदार्थ जो होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं तो वो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई भी मैटर का एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, परमाणु संरचना, है ना? तो ये सेंट्रल पार्ट उसका क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके चारों ओर क्या करते हैं? ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना? तो मान लो कि ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेकंड वाला, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं? तो एक्चुअली में जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जिस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, ये जैसे न्यूक्लियस है ना, तो इसका इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, काफ़ी कम होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इस पर अप्लाई करोगे, कोई भी बाह्य कारक इसको दोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बना दो, या फिर कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी इसको दे दो, जैसे फ्रिक्शन विक्शन करवाए तो एनर्जी वगैरह इसको प्राप्त हो गई, ये आसानी से अपना एक्सटर्नल ऑर्बिट छोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी कम। समझ गए? तो यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन वही वाले हो पाएंगे, वही बन पाएंगे जिन जिन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी क्या होता है, कम होता है। ताकि थोड़ा सा भी अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी बाह्य कारक आप अप्लाई करो, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बना दो, जैसे बैटरी वैटरी लगा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बना दो, ठीक है ना? या फिर उसको किसी प्रकार की कोई एनर्जी दे दो, तो वो एनर्जी पा के भी आसानी से क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के बाहर आ जाएगा, यानी कि ये मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। समझ गए? तो वही वाले क्या है, जिनके एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का जो होता है उस पर कम होगा, वही वाले क्या बनेंगे, कंडक्टर बनेंगे, वही मैटर। समझ गए? ठीक है ना? यानी अपन इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको बोलते हैं? तो जिन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का, यानी कि नाभिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। क्लियर ना? अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा, तो आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जब भी अप्लाई करोगे, अब एक्सटर्नल फैक्टर में लिख लेना कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी विभवांतर बना दो, या उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, ठीक है ना? या उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, मूव करने के लिए क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं।
वहाँ से आसानी से वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करने के लिए यानी गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। समझ गए कंडक्टर की कहानी, कोई दिक्कत? चल, तो कंडक्टर क्लियर हो गया। अगला है इंसुलेटर, विद्युत रोधी। बताओ जरा, इंसुलेटर किसको बोलते हैं? मतलब कि ऐसे मैटर यानी पदार्थ जो अपने में से करंट या चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होने देते। चार्ज या करंट यानी आवेश या विद्युत धारा जो होती है वो फ्लो नहीं होती। क्लियर ना? ठीक है। अब ये क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं प्रेजेंट है भाई। अब इसकी बात अगर करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित नहीं है उसके पास। मतलब ये मैटर है जो विद्युत रोधी है, जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। अब जरा बताओ, अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास, इलेक्ट्रॉन तो है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है का क्या मतलब है? मतलब उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस मैटर के पास, न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। जो कि आप नॉर्मली जब आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं निकल पाता उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण बल के कारण। समझ गए? जिस वजह से अब वो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। जब चार्ज ही नहीं मूव होंगे, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं हो पाएंगे मूव करने के लिए, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? समझ गए? ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसका कारण क्या है? तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अब इस फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकंड ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो सेकंड वाला क्या हो चुका है, अब स्टेबल हो चुका है ना, ये स्थायी हो चुके हैं। तो अब ये जो है ये इतनी आसानी से अब ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस पे क्या है, न्यूक्लियस का इस पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है मतलब कि ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। या फिर ये बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। एक तो मान लो स्टेबिलिटी पा लिया, ये स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी के कारण ये अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाएगा। अब जैसे मान लो यही अंदर वाले की बात कर लो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाला, ठीक है ना। तो अब ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसको निकालना, इसके ऑर्बिट से निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो यानी कि ये वाले नहीं निकल पाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का लगने वाला आकर्षण बल क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के जा ही ना पाए, मूव करने के लिए वो फ्री ना हो पाए। ठीक है ना। तो उस प्रकार के जो मैटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्योंकि आप उसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करो, जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं होंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अगला पॉइंट अपना क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। कंडक्टर समझ गए और इंसुलेटर क्लियर हो गया। अब ये वर्ड आएगा तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत पदार्थ। आगे इसका पूरा डिटेल भी है आगे चल के, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन वर्क के लिए है। ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो मैटर होते हैं वो कहते किसको हैं? तो देखो, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ वो होते हैं कि जब इन मैटर में कोई भी आप एक्सटर्नल फैक्टर यानी जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखोगे तो चार्ज तो उसके पास आ जाएंगे, लेकिन वो चार्ज जो है वो मूव करने के लिए फ्री नहीं रह पाते हैं। चार्ज आ जाता है उसके पास, लेकिन वो किसी कारणवश वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो उस प्रकार के मैटर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मैटर, पदार्थ जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ बोलने के बाद डाइलेक्ट्रिक मैटर। समझ गए ना किसको बोलते हैं? मतलब कि वह पदार्थ या वह मैटर जिस पर जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर चार्ज तो आ जाते हैं, पर वो चार्ज जो है वो फ्लो होने के लिए फ्री नहीं रहता है वो। ठीक है ना। क्लियर? रखने पर
चार्ज यानी कि आवेश जो है वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वह फ्लो यानी प्रवाहित होने के लिए फ्री नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैटर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मैटर। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक अपना पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, विद्युत धारिता। तो चलो भाई, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले इसमें जितने शब्द आपको दिख रहे हैं उन सभी शब्दों का मतलब क्लियर करो पहले। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, चार्ज के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल वर्ड आ रहा है कहीं पे इलेक्ट्रिक, तो सीधी सी बात है कि मतलब वहाँ पे चार्ज यानी कि आवेश तो होगा ही होगा। अब बात आती है कैपेसिटेंस की, ये क्या है, मतलब कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता, ये उसी के लिए वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है ना। तो अब बात आती है किस चीज की कैपेसिटी, चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है, तो ये किसी कंडक्टर के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि चार्ज को रखने की जो क्षमता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कंडक्टर बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, चालक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है ना। तो किसी भी चालक पदार्थ के पास चार्ज को रखने की यानी होल्ड करके रखने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज को क्या है, ये चार्ज जो होता है इसको होल्ड करने की, मतलब कि रखने की अपने पास, कि कितना वो चार्ज अपने पास होल्ड कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट कितना रख सकता है। तो जो उसकी कैपेसिटी होती है चार्ज को रखने की, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। समझ गए, कोई दिक्कत। ठीक है, लिख लो कि किसी भी कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ की आवेश यानी कि चार्ज को रखने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, यानी कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो कैसे उसको डिराइव किया जाता है, कैसे, मतलब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बना, ये तो समझ गए कि होता क्या है ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक्चुअली में है क्या। तो ये एक प्रकार की क्या है, कैपेसिटी यानी क्षमता है। अब किसकी क्षमता, इलेक्ट्रिकल अगर शब्द आ रहे तो सीधी सी बात है कंडक्टर से ही रिलेटेड बात होगा, चालक पदार्थों से ही बात होगी। तो ऐसा कंडक्टर, मतलब जिस जो कंडक्टर होते हैं, किसी भी कंडक्टर के पास चार्ज को रखने की क्षमता, मतलब वो अपने पास कितनी चार्ज रख सकता है। तो उसके अंदर जितने चार्ज को जितनी रखने की क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ गए। अब इसको डेराइव कैसे किया गया है, मतलब इसका मेन फॉर्मूला वगैरह जो है वो कहाँ से बनाया गया, कैसे बनाया गया, सिंबल वगैरह क्या यूज करते हैं, तो इस चीज़ को समझो। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताओ, मतलब कि ये चीज़ तो किए ही हो कि जब हम क्या करते हैं किसी भी कंटेनर में, अगर हम क्या करते हैं पानी डालते हैं, मतलब पानी या कोई भी लिक्विड आप ले लो और उसको कंटेनर में डालो, तो इसमें कौन सी चीज़ बढ़ती है, पानी डालते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज होता है, इनका जो लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ता है ना। यानी कि जैसे पानी डाले तो बताया था ना, पोटेंशियल और चार्ज वगैरह का क्या कैसे रिलेशन पढ़े थे, कि जब हम किसी कंटेनर में पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, लेवल उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, इनका तल जो होता है वो बढ़ता है। तो ठीक इसी तरीके से जब आप किसी भी कंडक्टर को क्या करोगे, चार्ज दोगे, इसको क्या करेंगे अपन, चार्ज देंगे जब भी किसी कंडक्टर को, तो चार्ज देने के कारण जैसे इसमें लेवल बढ़ रहा है तो उसमें कौन, लेवल का रोल उसमें कौन निभाता है, पोटेंशियल। यानी किसी भी कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज और पोटेंशियल दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे अपन तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको C से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसी को बोलते हैं। तो ये जैसे मैंने ये भी लिखोगे कि जब भी अपन किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नियतांक कांस्टेंट वैल्यू, या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, है अनुपातिक नियतांक। और जो ये अनुपातिक नियतांक आया है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल
कैपेसिटेंस, मतलब यही जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, यानी कि धारिता का सूत्र। क्लियर हो गया? धारिता यानी क्षमता। ठीक है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। आया कहाँ से, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, अनुपातिक नियतांक। और सी इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन वी, यही सी जो है इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, यानी संधारिता, धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो सी इक्वल टू अपना है क्यू अपॉन वी, ठीक है ना, तो ये सी को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अच्छा ये बताओ, सी का अगर इनके साथ रिलेशन पूछा जाए, कि सी का क्यू के साथ क्या रिलेशन है और सी का भी के साथ कैसा रिलेशन है, क्या बताओगे? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी चार्ज बढ़ाने पर इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब पोटेंशियल है तो उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ाओ तो उसकी, ठीक है ना, क्लियर हो गया, फॉर्मूले में समझ में आ रहा है ना, जो सीधे ऊपर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो नीचे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई डाउट? ठीक है ना, पक्का, दोनों गलत है। ठीक है, बोलो 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 भाई, फॉर्मूले में तो यही निकल के आ रहा है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मतलब सी और चार्ज, कंडक्टर और चार्ज दोनों एक दूसरे के क्या, ठीक है ना, क्लियर। और कंडक्टर और पोटेंशियल एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अभी आपको तो पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज है, अगर चार्ज बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ऊपर वाले में पोटेंशियल बढ़ाने में कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और पोटेंशियल बढ़ाने पर कैपेसिटेंस घट रहा है, तो देखा जाए तो V और Q एक दूसरे के इक्वल है। फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, अपन लोग फॉर्मूले में क्या करते थे, फॉर्मूले में जो चीज़ें ऊपर आती थी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते थे, जो चीज़ें नीचे आती थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ है, क्या कारण है, तो एक्चुअली में समझना, जब भी फॉर्मूले में जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जिस फॉर्मूले में आ रही है उस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं करता, वो नाम ही है उसका कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आया समझ में? तो ये जो Q और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर ये C आया है ना, यानी ये C जो है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। C जो है वो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल, यानी कि आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखे रहना। अभी इसको फील भी करा देते हैं, टेंशन ना लो, विदाउट फील के तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ये पहले तो ये क्लियर हुआ, पहले तो ये चीज़ को दिमाग में रखना कि बताया क्या हूँ यहाँ पे, प्रोपोर्शनल हटाने पर जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जिसके फॉर्मूले में आया है, तो उस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें उनमें से किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे 10वीं उसमें पढ़े होगे ना कि रेजिस्टेंस का पढ़े होगे, प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लेंथ के, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मिला दे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12 फिर प्रोपोर्शनल हटाने पर रो आता है। तो ये जो रो है ना तो आर पर डिपेंड करेगा, ना तो एल पर डिपेंड करेगा, ना तो ए पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल को हटाने पर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये ध्यान रखना, आप जब भी फॉर्मूला लगाओगे, प्रोपोर्शनल करके बना के जो फॉर्मूला निकालोगे, तो प्रोपोर्शनल हटाने पर जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है जो जो चीज़ें उसके फॉर्मूले में हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? यानी सी जो है वो क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब चलो इसको फील कर लो कैसे, देखो ये मान लो बॉटल है, अब मैं बोलूँ इस बॉटल की क्षमता बताओ, तो क्षमता का मतलब क्या हुआ, कितना अपने अंदर पानी भरे है ना, बतावा ना पानी के हिसाब से इस बॉटल की, हाँ बॉटल की कैपेसिटी मतलब क्या हो गया भाई, ये मान लो कंडक्टर है, अब ये इसमें पानी डाल रहे हो, उसको मान लो चार्ज मान लो, ठीक है ना, तो हमने इसमें क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि इसमें कितना पानी आ सकता है। यानी कि ये जो बॉटल है ना, बॉटल मान लो 1 लीटर का है, तो ये 1 लीटर इसकी कैपेसिटी हो गई है। समझ गए? क्लियर हो गया? यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, केवल 1 ही लीटर है। अब तुम इसमें पानी डालना चालू कर रहे हो, अब पानी 1 लीटर से ज़्यादा अगर मान लो इसमें भरने लग जाओगे तो क्या बोतल की लंबाई बढ़ने लग जाएगी? वो उतना ही ना रहेगा भाई। हमने बोला कि चार्ज बढ़ाने पर कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर ये 1 लीटर का बॉटल है और इसमें मैं 1 लीटर से पानी अगर ज़्यादा डालने लगूंगा तो ये बॉटल अपने आप क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने लगेगा। यही ना हो गया? इसका मतलब क्या हुआ,
यही ना हो रहा है कि चार्ज को देने पर यानी पानी डालने पर उसकी कैपेसिटी मतलब ये बोतल की वॉल्यूम यानी कि जैसे अभी 1 लीटर का है तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालो तो ये बढ़ जाएगा ना। अरे तो गलत है ना। आया समझ में ये क्या चीज़ बता रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। अब इसी चीज़ से ये भी समझ लो कि भाई हर ऑब्जेक्ट का या हर कंडक्टर का चार्ज को रखने का स्टोर करने की कुछ ना कुछ उसकी लिमिट होती है। जैसे ये बॉटल है तो इसके अंदर ये अपने अंदर पानी कितना रख सकता है, केवल 1 लीटर रख सकता है, ये इसकी लिमिट है। अब अगर तुम इसको 1 लीटर से ज़्यादा पानी दिए तो क्या होगा, बाहर। ठीक उसी तरीके से कंडक्टर का भी होता है कि कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है, चार्ज को रखने की क्या होती है, अपनी एक लिमिट होती है। उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर तुमने चार्ज दिया तो वो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो होने लगेगा। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, अब इसको मैं चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इसको चार्ज देता जाऊंगा तो जितनी इसके अंदर क्षमता है रखने की उतना ये रख लेगा। लेकिन जैसे ही तुम इसकी कैपेसिटी से बाहर इसको चार्ज देने की कोशिश किए तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर, यानी कि ये हवा में ही क्या होने लगेगा, फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी अब उतनी क्षमता ही नहीं है। अब तुम उसको दे रहे हो तो अब दोगे तो कहाँ जाएगा, तो बाहर इन्वायरमेंट में ही क्या हो जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। तो तुमको ये जो हवा दिख रही है ना एयर में, यहाँ करंट फैल जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो हर किसी की अपनी क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो यहाँ तक समझ में आया कि किन चीज, ये फिलहाल जो ध्यान रखना, चार्ज जो है वो जो जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी संधारित्र की जो क्या बोल रहा हूँ, संधारित्र बोल रहा हूँ, ये कंडक्टर, कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो जो होता है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो जैसे मान लो ये है, इसकी साइज क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, यानी कंडक्टर की साइज हो गई, उसका एरिया हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे। अब मीडियम, माध्यम जो हो गया, ठीक है ना, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये इसके अंदर क्या, जैसे मान लो मैंने इसी के अंदर एक बॉटल और रख दिया, उसमें भी तो जा सकता है पानी, है ना, समझ गया। हालांकि आएगा अंदर उतना ही पानी जितना इसके पास है, लेकिन ये अगर चार्ज के हिसाब से सोचो तो अगर मैं इसके अंदर एक और कंडक्टर रख दूंगा तो मैं इसको भी चार्ज दे सकता हूँ और इसके अंदर जो कंडक्टर रखा हुआ है उसको भी दे सकता हूँ। समझ गए, मतलब पहले से ज़्यादा दे सकता हूँ। यानी मीडियम पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये किन किन चीज़ों पर, अगर ये कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको ये समझो, अब इसको कैसे समझोगे, कैपेसिटेंस यानी क्षमता, यानी किसी जैसे बॉटल को समझ ना, बॉटल का साइज, शेप, तो उसके अंदर पानी अगर तुमको ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब बॉटल हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबाई का, ज़्यादा एरिया का या ज़्यादा वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा, अपने को लेना पड़ेगा। यानी कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके एरिया, यानी जो कंडक्टर है उसका एरिया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, साइज हो गया, यानी कि आकार हो गया, आकृति हो गई, ठीक है ना, मीडियम हो गया, यानी कि माध्यम हो गया, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया कि कंडक्टर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किन पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जिसके फॉर्मूले में वो आया है जहाँ से, उस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब कैपेसिटेंस क्या है, उसकी क्षमता, मतलब उसके अंदर पानी रखने की क्षमता, तो वो किस पर डिपेंड करेगी, उसकी क्षमता, उसके साइज पे। तो उसका साइज जितना बड़ा बॉटल लोगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम का बॉटल बॉटल लोगे उतना ज़्यादा वो अपने अंदर पानी क्या कर सकता है, रख सकता है। ठीक उसी तरीके से कंडक्टर भी, कंडक्टर का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका एरिया जितना होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम होगा, वो उतना उतना ही ज़्यादा अपने अंदर क्या कर सकता है, चार्ज रख सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, पहले वो बात कर लेते हैं। तो चलो, पहला तो इसका ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल की ये है, ये यूनिट कैसा है, किस यूनिट बोल रहा हूँ, किस टाइप की क्वांटिटी है ये, का है, ऐसा क्या, फॉर्मूले से देख के होता है वो, सही है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, क्षमता है ना, कैपेसिटी, और कैपेसिटी का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। कैपेसिटी मतलब एक निश्चित वैल्यू, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पानी कितना होल्ड कर सकता है। तो यानी कि वो जैसे 1 लीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 लीटर पानी रखेगा। अब ये थोड़ी कि उसको अगर मैं उत्तर दिशा से पानी डालूंगा तो 2 लीटर का हो जाएगा, दक्षिण दिशा से डालूंगा तो 3 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। यानी कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी क्षमता, ठीक है। तो क्षमता कैपेसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो रहेगा लेकिन डायरेक्शन
नहीं रहेगा। और फॉर्मूले से भी देख के आप बता सकते हो कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का जो रेशियो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब स्केलर आता है। क्लियर ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यूनिट बताओ इसकी क्या बनेगी, मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा कैपेसिटेंस का, कूलाम पर वोल्ट। फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका क्या बनेगा, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन इसका जो यूनिट यूज किया जाता है जनरल वाला, ठीक है ना, तो वो क्या यूज किया जाता है, फैरड। क्या यूज किया जाता है, फैरड। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल f। क्लियर ना? ठीक है, तो ये कूलाम पर वोल्ट कौन सा वाला है, फॉर्मूले वाला है। ठीक है, और ये फैरड कौन सा है, जो जनरल वाला यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो अब जरा डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इसका क्या बनेगा। चार्ज का क्या होता है, 80, है ना? ये लो मैंने लिख दिया 80। अब पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। यही होता है ना? जैसे मान लो यहाँ पे है, ऐसे समझ लो, अगर नहीं ध्यान आता कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले से सीधे क्या बनाओ, C अपॉन बी है, तो C को तो ठीक है, इसको लिखे C अपॉन बी कहाँ से लिखिए। अच्छा ये यूनिट है लिखा हूँ, गुलाम पर वोल्ट, मैं भी बड़ा कन्फ्यूज आ जाता हूँ। ये है फॉर्मूला C का, C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। V की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, V का जो जनरल फॉर्मूला है W अपॉन Q, या Q नॉट लिखो। तो यहाँ पे भी क्या, जब ये चार्ज पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, W। अब चार्ज का तो जानते ही हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 80, तो उस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। और वर्ग का भी जानते ही हो, वर्ग है एनर्जी, ml2 टी की पावर -2। अब इसको सॉल्व करो, तो m जो है वो एक ही तो है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। यल कितना है, 2, और कहीं पे है, मतलब इसको ये ऊपर जाएगा तो ये भी -2, टी की पावर -2 है, ऊपर भी टी की पावर 2 है, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस, और वो भी प्लस में तो प्लस प्लस कट हो जाएगा, यानी टी की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और ए बचा, उसका स्क्वायर लगे तो ए की पावर 2। क्लियर हो गया? ठीक है ना, कोई डाउट? चलो भाई अगला टॉपिक देखिए, ऐसा यूनिट, ये क्लियर हो गया ना? चलो सीरियस यूनिट बताओ क्या होगी इसकी। ये तो कौन सा वाला है, ये तो ऐसा यूनिट, ये दोनों है ना, ये फॉर्मूला वाला हो गया और ये जनरल वाला जो यूज करते हैं। सीरियस यूनिट बताओ क्या बनेगी। हाँ ये फॉर्मूला है ना, अरे हाँ है फॉर्मूला, ये हम बार बार एक देखते हैं। टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन भी, फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू, ठीक है ना, टी इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन भी। तो सीरियस यूनिट की बात करूँ तो ये जो फॉर्मूला लिखे हो आप, क्यू अपॉन भी, दोनों का सीरियस यूनिट लिख दो। तो इसका क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, स्टेट कूलम, और पोटेंशियल का क्या होता है, स्टेट वोल्ट। तो ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, हाँ एस आई क्या था, फैरड। तो इसका सीरियस क्या हो जाएगा, स्टेट फैरड। ठीक है, क्लियर? तो स्टेट फैरड इक्वल टू, मतलब कि स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेट फैरड। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलो अब जरा ये बताओ, 1 फैरड और 1 स्टेट फैरड दोनों की डेफिनेशन बताओ। 1 फैरड और 1 स्टेट फैरड, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। अगर तुम एस आई वाला बोलोगे तो एस आई को लेके बोलो ये फॉर्मूले को, और एक बार सीरियस को लेके बोलो। देखो अगर किसी कंडक्टर पे एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो और उसमें अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो फ्लो होल्ड करके रखेगा, वो फ्लो नहीं करता, वो होल्ड करके रखता है। तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, मतलब ये बोले कि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरड की है ना? और कोई कुछ बोलना चाहेगा, बोल रहे हैं, बोलो, कुछ कहना चाहोगे, नहीं कहना चाहे, चलो मैं ही बोल देता हूँ। देखो जब भी आप क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तब यहाँ ध्यान रखना, हम कंडक्टर को क्या करेंगे, चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना? तो चार्ज कितना देना है, 1 कूलम का,
और उसके पोटेंशियल में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, इंक्रीज 1 वोल्ट की, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलोगे, यदि हम किसी कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज देने पर यदि उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड का माना जाता है। क्लियर हो गया। जब भी किसी चालक पदार्थ को 1 कूलम का आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक पदार्थ की जो धारिता होती है वो कितनी मानी जाती है, 1 फैरेड। आ गया समझ में। सेम डेफिनेशन स्टेट फैरेड में भी बोल रहे हैं, कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब चार्ज कितना देना, अपने को 1 स्टेट कूलम का चाहिए, 1 स्टेट फैरेड का चाहिए, तो चार्ज कितना देना है, 1 स्टेट कूलम। तो किसी भी कंडक्टर को 1 स्टेट कूलम का चार्ज देने पर यदि उसके पोटेंशियल में 1 स्टेट वोल्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है, तो इसका मतलब उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 1 स्टेट फैरेड। आगे समझ में कोई डाउट, ठीक है, तो बना डालो। 1 कूलम का चार्ज देने पर यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस होगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और 1 स्टेट फैरेड का क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 स्टेट कूलम का चार्ज देने पर यदि 1 स्टेट वोल्ट का पोटेंशियल यानी विभव क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो 1 स्टेट फैरेड का कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट और सीरियस यूनिट में रिलेशन। तो रिलेशन निकालते कैसे हैं, जैसे एसआई और सीरियस में रिलेशन पूछ रहा है तो पहले तो क्या लिख लो फॉर्मूला, टी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी। पहले दोनों साइड दोनों का एसआई यूनिट वाला क्या लिख लो, यूनिट लिख लो। तो ये चार्ज सॉरी ये कैपेसिटेंस है ना तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, फैरेड। तो इधर क्या लिख लो, 1 फैरेड। और ये क्या है, चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, 1 कूलम। और पोटेंशियल का क्या होता है, 1 मतलब वोल्ट होता है, 1 वोल्ट। अब देखो, अब मुझे बताना है 1 फैरेड, ये जो फैरेड एसआई यूनिट है, और सीरियस वाला क्या है, स्टेट फैरेड। तो फैरेड और स्टेट फैरेड मतलब 1 फैरेड में कितने स्टेट फैरेड होते हैं ये निकालना है। रिलेशन मतलब क्या हुआ, 1 फैरेड में कितने स्टेट फैरेड आएंगे वो बताना है। तो क्या करो भाई, ये एसआई इधर वाला फैरेड लिखा रहने दो, इधर वाला जो एसआई यूनिट है इनको सीरियस में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो 1 कूलम जो होता है इसका, ये कूलम जो है वो चार्ज का एसआई यूनिट है, इसको सीरियस में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे तो क्या होगा, 1 कूलम में कितना होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम डिवाइडेड बाई ये पोटेंशियल है, एसआई यूनिट है, विभव का एसआई मात्रक है ये। सीरियस मात्रक क्या होता है, स्टैट वोल्ट। तो 1 वोल्ट में कितने स्टैट वोल्ट होते हैं, 1/300 स्टैट वोल्ट। तो ये जो स्टैट कूलम स्टैट वोल्ट बना है इसको क्या लिखोगे, ठीक है ना, यानी इसकी जगह पे स्टेट फैरेड आ जाएगा। और 1 फैरेड बराबर 1/300 है, ये 300 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा। ये 2 जीरो 10⁻9 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11। 9 × 10⁻11 समझ गए, 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैरेड। समझ में आया, ठीक है ना। 1 कूलम में 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, और 1 वोल्ट में 1/300 स्टैट वोल्ट। 300 पलट के ऊपर जाएगा तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और ये 2 जीरो 10⁻9 में ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻11। यानी 1 फैरेड में 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैरेड। ये आ गया एसआई और सीरियस में रिलेशन, ठीक है। चलो थोड़ा इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, भौतिक सार्थकता। इसका मतलब क्या है, देखो जो इन्वायरमेंट है अपना, जो एयर है, ठीक है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो क्षमता होती है रखने की, मतलब कि वहाँ तक कितना हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना आ सकता है,
तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट की, अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कितना होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट कितना होता है पर मीटर, इतना होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर क्या करते हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब क्या करते हो, मैंने क्या बोला था कि कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी चालक पदार्थ हो, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी लिमिट होती है कैपेसिटी की, मतलब कि जो कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटी जो होती है इसके बीच में ये क्या होती है, लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं कि जितना मन करे उतना उसको चार्ज क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। इसकी क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज क्या करते देते हो, चार्ज उसको देते जाते हो, ठीक है ना। तो अगर चार्ज देते देते उसका, अब जैसे चार्ज दोगे तो सीधी सी बात है कि उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बनेगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब चार्ज देते देते अगर उसकी इंटेंसिटी कहाँ तक, अब उसकी इंटेंसिटी तुम कहाँ तक बढ़ा सकते हो उस ऑब्जेक्ट का, मतलब लिमिट के हिसाब से, तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही चार्ज तुमने और दिया, मतलब जब उसकी इंटेंसिटी यहाँ तक पहुँच गई, अब इससे ज़्यादा तुम अगर उसको चार्ज दोगे तो वो इसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट जो जो करंट है ना वो एयर में ही क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाएगा फिर उस चीज़ को, समझ रहे हो। उसको लिमिट से क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा चार्ज दे रहे हो, ये वैल्यू याद रखे रहना, ठीक है ना। ये एयर का क्या है, लिमिटेड लिमिट है ये, एयर में कितना, कहाँ तक किसी भी कंडक्टर में, मतलब हम इन्वायरमेंट जो ले रहे हैं वो एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वायु की। कि किसी भी आप कंडक्टर को अगर वो वायु में प्रेजेंट है तो उसकी जो लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो कहाँ तक जा सकता है, एक मीडियम अगर अपना क्या है एयर हो तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे, किसी भी चालक पदार्थ को आवेश दोगे तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब उसको चार्ज देते जा रहे इंटेंसिटी मान लो बढ़ती जा रही है, और वो कितना वहाँ लिमिट कितना जा सकता है एयर में, उसकी लिमिट कितनी हो सकती है 3 × 10⁻⁶। और जैसे ही इंटेंसिटी इससे ज़्यादा हुई चार्ज देने के कारण, तो वो चार्ज अब वो रख नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा बाहर, यानी एयर में ही करंट क्या हो जाएगा, इससे अगर इससे ज़्यादा होने पाए तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से अगर इंटेंसिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो चार्ज जो है, या ये बोल सकते हो कि करंट, चार्ज या करंट जो है वो एयर में ही क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि एयर की जो क्षमता है वो इतनी ही है, एयर के मीडियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा इंटेंसिटी होने पाया तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो हो जाएगा, मतलब कि एयर में ही वो करंट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखे होगे कभी, जैसे मतलब कि ये जो बिजली उजली जो होती है ना, चार्ज होने का जो फ्लो होता है तो वो एयर में क्यों जाती है, तो क्योंकि वहाँ की इंटेंसिटी जो होती है इससे क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो एयर में ही, इन्वायरमेंट में ही करंट क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। वैसे तो चार्ज होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को जैसे फ्लो होने के लिए, क्या करंट वरेंट को फ्लो होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एयर जो है, एयर को तो वैसे क्या माना जाता है, ये क्या बोलते हैं, करंट का बैड कंडक्टर माना जाता है एयर को, बट ये लिमिट है यहाँ तक। अगर इससे ज़्यादा उस एयर में इंटेंसिटी अगर फैलने पाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो एयर में ही क्या कर देगा, करंट फ्लो कर देगा काफ़ी खतरनाक तरीके से। जैसे स्पार्क नहीं होता है, जब दो टकराते हैं बड़े वाले जो टकरा जाते हैं तो उसका खतरनाक तरीके से स्पार्क चिंगारी टाइप की उठती है, उसी टाइप का करंट क्या हो जाता है, पूरा एयर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो क्लियर हो गया। तो एयर की जो इंटेंसिटी, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लिमिट है वो कितनी है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इतना ज़्यादा चार्ज है कि वो अपने चारों ओर इंटेंसिटी इससे अगर ज़्यादा बनाने पाया, तो करंट आराम से क्या हो जाएगा, एयर में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट?